नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं टू पॉलिटिक्स। आजकल फ्रीवीज़ को लेके एक बहुत बड़ा डिबेट छिड़ा हुआ है कि फ्री में जो रेवड़ियाँ बांटी जाती है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा और उसके बाद फिर रेवड़ीवाल और ये सब चलने लगा। तो फ्रीवीज़ क्या है, उसका क्या असर पड़ता है और लोक कल्याणकारी योजनाएं जो होती हैं, जिसे आप वेलफेयर स्कीम्स अंग्रेज़ी में कहते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है, ये कहाँ से आता है और ये पूरा चर्चा का विषय अभी क्यों बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर एक कमेटी बना के चाह रहा है कि इस पर चर्चा हो, बातें हो कि जो सरकारें या जो चुनाव पार्टियां मतलब सत्ता में रहें या फिर जब वो चुनाव आने लगता है तो जब वो लोग रैलियों में जाते हैं तो किस तरह से हम 1,000 रुपये महिलाओं को दे देंगे। ये सारी पार्टियां करते हैं, 2,000 रुपये महिलाओं को देंगे तो 3,000 दे देंगे, इस तरह की बातें करते हैं। फ्री इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रेशर कुकर बांट रहा है, कोई जो है महिलाओं को बोल रहा है कि हम स्कूटी दे देंगे। इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि फ्रीबीज़ जो बोला जा रहा है वो क्या होती हैं। अगर इसका एक दूसरा नाम दिया जाए, ये सब्सिडी के ही अंतर्गत एक तरह से आता है, तो इसको एक ख़राब सब्सिडी आप कह सकते हैं कि पता नहीं होता है कि हम ये पैसे जो दे रहे हैं उसका इंटेंट, नियत जो है, मंशा जो है उसकी, वो लोक कल्याण नहीं पार्टी कल्याण होती है। कि आप इस तरह के वादे कर देते हैं जिसको सस्टेन करने के लिए, जिसको बैक करने के लिए आपके पास पैसे नहीं होते। पैसे तो छोड़िए, कोई ढंग की योजना भी नहीं होती। आपने कह दिया कि हम जो है फ्री इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट बांटेंगे, कहाँ से आएगा पैसा। आपने कह दिया कि हम प्रेशर कुकर देंगे, कहाँ से आएगा उसका पैसा। आपने कह दिया कि हम कुंवारी लड़कियां जो ग्रेजुएट हैं और वो पढ़ने जा रही हैं उसको हम स्कूटी दे देंगे। टेलीविज़न सेट्स का प्रॉमिस जो है कई पार्टियां करती हैं, तो ये कहाँ से आता है। इस तरह की चीज़ें जिससे सर्व समाज पर उस तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता जिस तरह की लोक कल्याणकारी योजनाओं का पड़ता है, कि वो टारगेटेड होती हैं स्कीम्स। उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उसको हम फ्रीबीज कहते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि हम किसी भी तरह कुछ भी बोलकर हम चुनाव जीत जाएं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे मतदाता हैं वो मूलतः इन चीज़ों पर, और चूँकि 80-85% भारतीय नागरिक जो हैं वो निर्धन हैं, उनको जब आप फ्री की बात कहते हैं, और ये ऐसा नहीं है कि दिल्ली में निर्धनता नहीं है, हर जगह पे है, तो वो सबसे बड़ा एक तरह से मतदाताओं का समूह बन जाता है जिसको निशाने पर आप लेकर, और उसको आप कुछ भी कह सकते हैं। और इस उम्मीद में कि आने वाली सरकार जो है हमें इतनी सुविधाएं देगी, सुविधाएं उसको ये लोग बोलते हैं, वो उनको वोट देते हैं और वो जीतते हैं या हारते हैं, जो भी है उस तरह की बातें होती हैं उनके। और कुछ हो ना हो, वोटर्स का परसेंटेज अवश्य ही बढ़ जाता है, क्योंकि आप फ्री में कुछ भी दे रहे हैं। और लोग यह नहीं जानते कि वो फ्री शब्द जो है, वो निःशुल्क जो आपको मिल रहा है, वो अंततः कौन पे कर रहा है, उसका भुगतान कौन कर रहा है। अब एक वेलफेयर स्कीम कही जाती है कि लोक कल्याणकारी योजना है। इसमें भी क्या होता है कि आप जो कहते हैं कि हम हर गांव में पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर देंगे, मतलब पाइप द्वारा पेयजल जो पीने योग्य है वो हम घरों में पहुंचाएंगे। उसके पीछे का उद्देश्य यह नहीं होता कि आप फ्री में किसी को पानी दे रहे हैं, नहीं, आप वैसी जनता को, उस तरह की जनसंख्या को कई तरह के जल जनित रोगों से बचाते हैं जो अन्य सूरतों में वो कहीं पोखर से पानी लेके आएगा, कहीं जो वो गंदे सोर्स ऑफ वाटर जो प्यूरिफाइड नहीं, शुद्ध नहीं है, और उसके कारण उसको डायरिया हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, तरह तरह की बीमारी। ये तो बड़ी बड़ी बीमारियां, मैंने मतलब पूरी की पूरी जनसंख्या उन क्षेत्रों की जो है वो अशक्त हो जाएगी। उनमें जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स हैं जो पानी के द्वारा भी पहुंचते हैं, लवण जो होते हैं, उस तरह की चीज़ें वो नहीं पहुंचते। ये तो मैंने सिर्फ एक आपको उदाहरण दिया। उसके अलावा और वेलफेयर स्कीम्स होती हैं कि विधवा पेंशन योजना आपने चलाई हुई है, आवास योजना आपने चलाई हुई है, आपने मिड डे मील की स्कीम चलाई हुई है।
इन सब में सरकार जो है, हमारा टैक्स पेयर का पैसा ऑब्वियसली, वो जो है उसको अलग अलग नीतियों के तहत अलग अलग क्षेत्रों को देती है। मनरेगा जैसे हो गया कि सुनिश्चित करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट इतने दिनों का मिले ही, और उसके लिए मिनिमम वेज जो है उतने का प्रावधान किया गया उसको मिले। या आप राशन जो है, जैसे कोविड के टाइम में, और कोविड वाला ये उदाहरण जो दे रहा हूँ, ये बड़ा ही रोचक उदाहरण है कि कैसे एक वेलफेयर स्कीम अपने आप बाद में फ्रीबी या रेवड़ी बन जाती है, जिसके बारे में मोदी जी कहते फिर रहे हैं कि जब हमने देखा कि कोविड के समय में लोगों की नौकरियां चली गई और लॉकडाउन्स लग गए, आप बाहर नहीं निकल सकते थे, तो 80,000 करोड़ रुपए का खर्च एक साल का था। उसको लेकर के मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ी जनसंख्या को 5 किलो गेहूं दे दो, 5 किलो चावल दे दो, चना दे दो, दाल दे दो, इस तरह की स्कीम दी कि गरीब लोग जिनकी नौकरियां चली गई, जो अभी कुछ क्रय करना उसमें जिसको समस्या हो सकती है, तो उसको हम कैसे मतलब जीवित रखना मूल उद्देश्य था कोरोना के समय में। उसके बाद क्या होता है कि हमारे राष्ट्र में हर साल 5 से 6 चुनाव जो है होते रहते हैं, तो उसको आपने एक्सटेंड कर दिया और बढ़ा। पहले नवंबर 2020 तक था, और उसके बाद फिर वो अगले, और फिर ये अभी तक स्कीम चल ही रही है। और उसका 80,000 करोड़ कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। इतने में कई राज्यों के बजट जो है ख़त्म हो जाते हैं साल साल भर के, और आप उसको एक तरह से अपने पार्टी की इमेज के लिए या पार्टी के नेताओं के छवि सुधारने के लिए कि हम गरीबों के लिए इतना लोक कल्याणकारी योजनाएं ला रहे हैं, नहीं, ये पार्टी कल्याणकारी योजना में बदल चुकी है अब, और इसे अब मोदी जी को बंद कर देना चाहिए। क्योंकि इसका पैसा भी जब बाकी चीज़ों पर टैक्स बढ़ता है ना, आप पेट्रोल पे टैक्स जो है बढ़ता जा रहा है, या अन्य चीज़ों पर टैक्स जब बढ़ता है, या महंगाई बढ़ रही है, तो उन्हीं लोगों का आप 80% को भोजन जाए या सुनिश्चित करने के लिए आपका जो डायरेक्ट टैक्स बेस 9 करोड़ लोगों का है, और इनडायरेक्ट में भी जिसके पास पैसा होगा वही अधिक खर्च करेगा, वही अधिक टैक्स देगा उन सामानों पर, जीएसटी जो देता है। तो आप मूलतः उन 7-8%, 10% लोगों से लेकर या 20% लोगों से लेके, और उसको चूसते चूसते उसका भार इतना अधिक बढ़ा देते हैं कि उनको समस्या होने लगती है कि उनकी जीवन शैली जो है वो बिगड़ने लगती है, उनके बजट में, दैनिक या वार्षिक बजट में बदलाव आने लगते हैं। अब वेलफेयर स्कीम्स का जो टारगेट होता है वो होता है कि हम कैसे अपने ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर को और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, दोनों को भविष्य के लिए किस तरह से उसमें इन्वेस्ट करें। अभी देखिए कि आपका, अगर आपकी जनसंख्या या आपकी मान लीजिए कि बचपन में जो मृत्यु दर होती है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो होती है, वो अगर अधिक होगी तो आप भविष्य के लिए वर्कफोर्स जो होगा वो आप सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे कि वह स्वस्थ हो। आपका संख्या की भी कमी होगी, और फिर वह स्वस्थ भी नहीं होगा अगर मैल न्यूट्रिशन होगा बच्चों में। तो उसके लिए आप टीकाकरण अभियान चलाते हैं, उसके लिए आशा बहू होती हैं, उसके लिए आंगनबाड़ी केंद्र की सेविकाएं होती हैं। ये लोग जाकर घर घर जाकर आयरन की गोली बांटना, बच्चों को वैक्सीनेट करना, अगर आंगनबाड़ी में बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनको संतुलित आहार प्रदान करना, इस तरह की चीज़ें देते हैं। एग्रीकल्चर में आप इन्वेस्ट करते हैं कि किसानों को आप बिजली जो है सब्सिडाइज चीज़ पे देते हैं, उनसे आप इनकम टैक्स नहीं लेते हैं। उनको जो है अगर पंप चलाना हो तो उसमें सब्सिडी दी जाती है, उनको एमएसपी दिया जाता है, तरह तरह की चीज़ें दी। क्यों? क्योंकि बाकी सारी चीज़ें, आपके घर में एसी ना हो, आपके पास कार ना हो, तो आप चल सकते हैं आपकी जीवन शैली में थोड़ा बहुत, लेकिन आपके पास खाने के लिए नहीं होगा तो आप कार का हैंडल नहीं चबाएंगे। इसी कारण से मूलतः लगभग हर राष्ट्र में किसानों को हर सरकार जो है सब्सिडीज़ देती है और उनको प्रोत्साहित करती है कि आप अन्न उपजाते रहें, आप सब्जियां उपजाते रहें, आप मवेशियों को पालते रहें और दुग्ध का उत्पादन जो है करते रहें। तो इन सब में जब सरकारें इन्वेस्ट करती है तब वो अपने देश के भविष्य में इन्वेस्ट कर रही होती है, वो फ्री का नहीं है। उस पर इम्पैक्ट स्टडीज़ हुई हैं कि आप इतना पैसा अगर
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को जो है उसको रोकने में लगा रहे हैं, तो क्या 10 साल में कुछ बदलाव आया वैक्सीनेशन पॉलिसी के तहत? तो हम देखेंगे कि हाँ आया। उससे क्या होता है कि कम बच्चे मरते हैं। माताओं को अगर एनीमिया है या अन्य तरह की बीमारियां हैं या गर्भवती महिलाओं को समस्या, इन सब को आप सही से टारगेट करेंगे तो आपके पास एक वर्कफोर्स क्रिएट होगा। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ जनसंख्या की भी एक समस्या है और रोजगार भी एक समस्या है, लेकिन वो एक अलग दिन का डिबेट है, उसमें हम कभी और चर्चा करेंगे। मूलतः मैं यही कह रहा था कि फ्रीबी जो होता है उसका कोई फ्यूचर बेनिफिट नहीं है सिवाय आपके पार्टी को वोट मिलेगा। और लोक कल्याणकारी नीतियां जो होती हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, उसका होता है कि हम भविष्य में लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, 5 साल 10 साल 20 साल की हम सोच के चल रहे हैं। सड़कें क्यों बनती हैं? सड़कें 5 साल में नहीं टूटेंगी अगर अच्छे से बनाई जाए। 30-30 साल का होता है उनका कि रख रखाव और कॉन्ट्रैक्ट ये सब दिया जाता है। वो क्या कर रहे हैं हम 30 साल के लिए आवागमन को एकदम स्मूथ बना देते हैं ताकि सामान की ढुलाई में, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में देरी ना हो। जो पेरिशेबल गुड्स हैं, जो सड़ सकती हैं, वो तुरंत पहुंच सके, वो रास्ते में अटके नहीं, जिससे उसका दाम जो है जिस जगह पे वो बेची जाएगी उस पर चूँकि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ जाएगा। और मान लीजिए कि 10 किलो आप लेके चले, उसमें 2 किलो सड़ गया तो 8 ही किलो पहुंचेगा, तो कॉस्ट भी बढ़ रहा है, सामान भी कम हो रहा है। तो जो 8 किलो लोगों को मान लीजिए कि 10 रुपये प्रति किलो खरीदना था, हो सकता है 12 उसका दाम देना पड़े, उसका 13 रुपया दाम देना पड़े। तो आप इस तरह से देखिए कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में या लोक कल्याणकारी नीतियों में सरकारें जब इन्वेस्ट करती हैं तो उसका लाभ जो है आने वाली जनरेशन्स को मिलता है और राष्ट्र एज ए होल उसका जीडीपी भी इंक्रीज करता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी वो बेहतर होती है। अब एक जो इन सब में बात आती है, लोक कल्याणकारी नीतियों पर भी हम लोग भी मित्रों के बीच बैठते हैं तो बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि टैक्स पेयर ही या ख़ास करके मिडिल क्लास, क्योंकि टैक्स पेयर जो अपर क्लास है वो अफोर्ड कर सकता है 30% टैक्स देना, उसको 50% भी दे दो, क्योंकि एक समय के बाद आपका भोजन हो गए, आपके लग्जरीज हो गए, वो एक लिमिट है उसके, मतलब वल्गर होने की। वल्गर इन द सेंस कि कितना आप कर सकते हैं। आपके पास 4 सदस्य हैं घर में तो 12 कारें आपको नहीं रखनी चाहिए कि हम 7 दिन अलग अलग कार हो जाएंगे, वो वल्गैरिटी ऑफ वेल्थ हो गया। 4 हैं तो 4, वो लग्जरी हो गया। घर है, आपने 3 फ्लोर का बना लिया, आप किसी ने 72 फ्लोर का बना लिया कि मेरी बिल्डिंग सबसे ऊंची रहे, इस तरह वो वल्गैरिटी है एक तरह से, वो नीड नहीं है आपके। और वैसे करने वाले कितने परसेंट लोग, आधा % भी नहीं होंगे पूरे भारत में। तो जो मेन बर्डन आता है टैक्स का, जिसको सेविंग्स की बचत मैं कितना कर रहा हूँ और मेरा टैक्स में कितना जा रहा है, जिसको इस बात से अंतर पड़ता है कि जब मैं मोटरसाइकिल से ही अपने ऑफिस आता और जाता हूँ 30 किलोमीटर एक तरफ 30 किलोमीटर दूसरे तरफ, तो जब पेट्रोल का मूल्य बढ़ता है, 10 रुपया बढ़ गया 12 रुपया बढ़ गया, तो उसके बजट पे उतना प्रभाव पड़ेगा। अगर उसकी सैलरी 1 लाख रुपये नहीं है, 30 ही हज़ार है, उसके बच्चे भी पल रहे हैं और वो मेट्रो शहरों में रह रहा है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो अब ये डिबेट आता है कि क्यों मिडिल क्लास पे सबसे ज़्यादा बर्डन क्यों पड़ता है? मॉनेटरी नहीं, आप प्रोपोर्शनल बर्डन आप कह सकते हैं कि वो जितना कमाता है उसका अधिक हिस्सा, मतलब उसके हिसाब से एक बहुत बड़ा हिस्सा जो टैक्स में जाता है। इसको कैसे सरकारें जस्टिफाई करेंगी, या हम या आप जो कहते हैं कि नहीं टैक्सेस होने चाहिए, उसका जस्टिफिकेशन यही है कि हम जिस सड़क पर चलते हैं उसके लिए भी किसी ने पैसे दिए हैं, उसके लिए हमारी पिछली जनरेशन्स ने टैक्स दिए हैं। हम जिन हॉस्पिटल्स में जाते हैं, सरकारी की मैं बात कर रहा हूँ, आदर्श स्थिति में बात कीजिए, हम जानते हैं कि सरकारी अस्पतालों की स्थिति जो है उतनी अच्छी नहीं, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो है वो ख़राब है, लेकिन मान कर चलिए कि जहाँ है, जैसे दिल्ली में सरकारी हॉस्पिटल भी अच्छे हैं। अब ऐसी जगहों पर जब हम और आप जाते हैं तो उसके लिए किसी और ने पे किया है। एक सामान्य व्यक्ति कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, वो जितने हॉस्पिटल्स में अपने लाइफ में जाता है वो सारे हॉस्पिटल नहीं बनवा सकता है, वो सारे उन सड़कों को नहीं बनवा सकता है जो वो प्रयोग में लाता है। तो इस कारण एक कलेक्टिव टैक्स जो होता है, जो कई सारे लोग देते हैं और सबका जीवन एक छोटा सा अमाउंट देके इम्प्रूव कर जाता है, इस कारण हम टैक्स देते हैं। और मिडिल क्लास इसमें इसलिए पिसता है क्योंकि मिडिल क्लास हमेशा से एस्पिरेशन उसकी आगे बढ़ने की होती है, लेकिन
उसकी सैलरी उतनी अधिक, उसकी आमदनी, उसकी कमाई उतनी अधिक नहीं होती है कि वो उसको फुलफ़िल करे, क्योंकि उसका एक बड़ा पोर्शन जो है टैक्स में जाता है। और ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि भास ने एक नाटक लिखा था मध्यम व्यायोग, तो बिचला बच्चा जो होता है ना, वो न माँ का होता है न बाप का होता है। इस टाइप का आप मान के चलिए कि वो हर तरफ से, अब बकासुर से लड़ने जाना है तो भीम ही जाएंगे, वनवास राम भगवान को दिया गया तो लक्ष्मण को भी, वो भी साथ हो लिए। अब इस डिबेट में हमें नहीं जाना है कि भीम को किस कारण से जाना पड़ा या लक्ष्मण, जो मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि मिडिल जो होता है, बीच वाला, वो लोअर क्लास इंजॉय करेगा बेनिफिट्स आपके टैक्सों का, बड़े लोगों का, अपर क्लास के टैक्सों का, और अपर क्लास ने इतना वेल्थ जमा कर लिया है कि वो एक बढ़िया लाइफ जी सकता है हैवी टैक्स देने के बाद भी, तो मिडिल क्लास ही वो पिसता है। तो ये एक बात मान कर चला जाए। ये जो वेलफेयर स्कीम्स की मैं बात करता हूँ, हर पार्टी इससे कोई अछूता नहीं है। भाजपा भी प्रॉमिस करती है, परसेंटेज उसका कम हो सकता है। उत्तराखंड के चुनाव में देख लीजिए, गोवा के चुनाव में देख लीजिए, गुजरात में, ये सब में आप देखेंगे कि प्रोमिसेज इस तरह के आते हैं जो इंटेंशन होता है या कहा जाता है कि नहीं हम जो है, ये तो हम नॉर्मल एक वेलफेयर, गरीब कल्याणकारी योजना हम जो है ला रहे हैं, लेकिन उसके बेस में होता है कि पार्टी का कल्याण हो। ये भाजपा की अब मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं केजरीवाल की बात कर रहा हूँ, या तमिलनाडु में डीएमके हो गई, या जो भी जयललिता जब तक थी, तो इन दोनों में तो फियर्स, तमिलनाडु में तो अलग ही स्तर की पॉलिसी चलती हैं जो अपीजमेंट, और तमिलनाडु की स्थिति तो इतनी ख़राब है, वो उसके बारे में एक लेख में पढ़ रहा था। इनके जो त्यागराजन हैं, इन्होंने तो इतना वाहियात अभी कुछ दिन पहले इंटरव्यू दिया है, और खुद इन्होंने स्वीकार किया है अप्रैल 2021 में बजट का स्पीच देते हुए कि उनके स्टेट की हालत क्या है। पावर डिस्कॉम कंपनीज़ पे 20-20 हज़ार करोड़ रुपये का बकाया है इनका, और भी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हिली हुई हैं, जिससे हमें आर्थिक इंडिकेटर्स जो होते हैं, सूचकांक, उसे पता चलता है कि स्टेट की हेल्थ कैसी है, फिनंशियल हेल्थ, उस पर। अब देखिए कि इसमें एक बैलेंस आपको हमेशा बनाना पड़ेगा कि आप जो स्कीम्स ला रहे हैं वो टारगेटेड कहाँ पे है। क्या आप ऐसी स्कीम्स ला रहे हैं जो मतलब जो आदमी अफोर्ड कर सकता है, जैसे दिल्ली में 200 यूनिट फ्री बिजली क्यों है? एक तो दिल्ली में जो लोग हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं। 200 यूनिट बिजली अगर 6 रुपये पर यूनिट है, उसमें भी सब्सिडाइज होता है, इतने तक 50 तक इतना रुपया लगेगा, 100 के बाद इतना, 200 के बाद, तो आप लगाइए 200 यूनिट बिजली का 1000 रुपया मान लीजिए आ गया, 1200 रुपया, इतना दे सकते हैं लोग जो दिल्ली में रहते। क्या दिल्ली में जो जे कॉलोनीज होती हैं, झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी जिसको बोलते हैं, उसमें फ्री कर देता केजरीवाल तो समझ में आता, स्लम्स में कर देते तुम फ्री, समझ में आता। लेकिन जो लोग 5 फ्लोर का मकान है, 1 फ्लोर पे खुद रहते हैं, 4 फ्लोर रेंट पे रहता है, तुमने उनका माफ़ कर रखा है और सब पे अलग अलग बिजली का मीटर लगा हुआ, दैट डजंट मेक एनी सेंस। तुम उससे क्या कर रहे? इनके बारे में तो आगे मैं बताऊंगा कैसे इन्होंने बजट सरप्लस का फेकरी जो है, फर्जीपना ये जो फैला के रखा हुआ है। तो आप टारगेट करो ना, टारगेटेड स्कीम्स होती है कि बिलो पॉवर्टी लेवल जो है, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार हैं, उनको आप टारगेट कर रहे हैं स्कीम्स में, या फिर आपने ब्लैंकेट बांट दिया है कि भाई नहीं सबको पानी फ्री, बिजली फ्री, और बाद में आप रोते हैं कि केंद्र सरकार हमें काम करने नहीं देती है, पैसा नहीं देती है, इस तरह की बातें। अब प्रश्न आता है कि कौन इस तरह के रेवड़ियों के लिए या फ्रीबीज के लिए पैसे कौन देता है भाई? जब इलेक्शन में प्रोमिसेस किए जाते हैं, और आप ये आनंद रंगनाथन जी का आप ट्वीट पढ़ लीजिए, और आपको क्रॉस चेक करना है तो वो भी आप कर सकते हैं कि कैसे हर एक पार्टी किसी न किसी स्तर पे इसमें इन्वॉल्व है कि हम जो है ये देंगे, हम 1000 देंगे तो हम 2000 देंगे, सब आदमी कर रहा है। कोई हाँ ये कर रहा है कि हम बीपीएल जो महिलाएं हैं उनको पैसे देंगे, या इस तरह से टारगेटेड। लेकिन रैलियों में कोई भी पार्टी ऐसा नहीं है जो अछूता रहा हो इस बात से कि हम फ्री में फलाना ढिमका बांटेंगे। अब एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, और इलेक्ट्रिसिटी वाली बात पे सब ज़्यादा, इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी बोला है कुछ दिन पहले कि
कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का आप फ्री में दे रहे हैं, या ग्रामीण इलाकों में आप बहुत ही कम चार्ज कर रहे हैं, लेकिन आप पे कर रहे हैं क्या उन कंपनियों को। अब सरकार को तो कायदे से यही करना चाहिए कि गवर्नमेंट ने अगर कहा है कि हम 100 रुपया मान लीजिए उनका बिजली का आता है, एक दिल्ली का मान लीजिए बिल पूरे स्टेट का 100 रुपया आता है, और आपने क्या किया हुआ है कि उसमें 80 रुपया फ्री में बांटा हुआ है, लेकिन जिस कंपनी ने बिजली बनाई, डिस्कॉम्स कह लीजिए या जेनको या इस तरह का नाम दिया जाता है, अलग अलग जो सरकारी कंपनियां हो या प्राइवेट हो, तो सरकारी अगर रहे तो भयानक घाटे में जाती है, क्योंकि प्राइवेट वाले तो फिर भी पैसे ले लेंगे आपसे, लेकिन सरकारी कंपनियां जो पावर डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, जिनका होता है कि हम बिहार राज्य विद्युत निगम लिमिटेड हो गया, उत्तर प्रदेश का अलग हुआ, तो ये लोग जो है ये पैसे कहाँ से पाएंगे। आपके पास 100 रुपया आना चाहिए था, आपने बिजली खरीदी है कहीं से, सरकार ने अपनी ही कंपनी से मान लीजिए खरीदी है, तो 100 रुपया का वो है, उसको मैन्युफैक्चर करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में, मीटर लगाने में, सर्विसिंग करने में 100 रुपया का खर्चा है। आपके पास 80 रुपया माफ़ कर दिया, मात्र 20 रुपया आ रहा है, तो गवर्नमेंट को बाकी रेवेन्यू कहीं से आ रहा है मान लीजिए, जिसमें खर्चा नहीं है उसका, उससे 80 रुपया मिला के 100 रुपया तो देना पड़ेगा ना डिस्कॉम्स को, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है। क्या गवर्नमेंट्स देती हैं? नहीं देती हैं। तमिलनाडु का मैंने बताया कि 20,000 करोड़ रुपया बकाया है, किसी का 14,000 करोड़ रुपया बकाया है, जो छोटे स्टेट हैं 2,000-3,000 करोड़ रुपया बकाया होता है। अब इसके कारण क्या होता है कि एक टाइम के बाद आप उनके एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं पहुंचेगी, तो वो यूनिट्स ठप पड़ने लगेंगी, और फिर जो है बिजली में कटौती आएगी। पहले जो 24 आवर्स आ रहा है 20 पे आएगा, 18 पे आएगा, फिर आएगा खाली रात में रहेगा या दिन में रहेगा, तो ये पूरा का पूरा तंत्र जो है कोलैप्स कर जाएगा आपके रेवड़ी बांटने के चक्कर में, वो भी वैसे लोगों को जो अफोर्ड कर सकते हैं। आपको लोग मिलेंगे कहने वाले कि भाई हमको नहीं चाहिए। सिलेंडर वाली स्कीम क्या थी, उज्ज्वला योजना जब आई और मोदी जी ने आह्वान किया कि भाई मुझे नहीं चाहिए सब्सिडी, आप जो है छोड़ सकते हैं अपनी सब्सिडी जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो हमने जब सब्सिडी छोड़ दी तो एक के बाद दूसरे लोगों ने भी, तो एक आपने जन जागरण फैलाया कि भाई अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हमारे लिए ये 200-200 रुपये की भी अगर सब्सिडी मिल रही थी उस पर, तो 2 करोड़ में जाके 400 करोड़ रुपये हो जाएंगे। उतना जो है सरकार हो सकता है कि आप ही के इलाके में गैस की पाइपलाइन बिछाने में लगा दे। तो इस तरह से हमें सोचना चाहिए। अब स्टेट का देखिए, इसमें सीधा लोगों को यह समझना चाहिए कि अगर केजरीवाल ने कहा है कि 200 यूनिट फ्री बिजली देगा, या तमिलनाडु में कहा गया कि बिजली फ्री में दी जाए, कुकर प्रेशर दिया जाएगा, जो भी है, मान लीजिए कि उससे स्टेट पे जो अभी तक नॉर्मल में बिना फ्रीबीज के मान लीजिए कि 80 रुपया का खर्चा आ रहा था पूरे स्टेट पे, अब आपने अचानक से 5 रुपया का फ्रीबीज बांट दिया, तो ये 5 रुपया जनरेट कहाँ से करोगे। आप पास 80 आ रहा था, और नॉर्मली हर स्टेट का, लगभग हर स्टेट का, एक उत्तर प्रदेश शायद रेवेन्यू सरप्लस में है, आप देखेंगे तो फिजिकल डेफिसिट 2%, 1%, 3% टाइप का रहता है। आप ऑलरेडी घाटे में हैं कि आपकी आमदनी उतनी नहीं है जितना आप खर्च कर दे रहे हैं। तो अब ये 80 रुपया जो अभी तक आप खर्च कर रहे थे, उसमें 5 रुपया एडेड बर्डन आपने कर दिया। ये 5 रुपया आप कहाँ से लाएंगे? पार्टियों के पास पैसा छापने की मशीन नहीं होती है। ये 5 रुपया अंततः 2 पैसा पेट्रोल पे जो है वैट लगा देगी सरकार, 3 पैसा दूध पे लगा देगी, 2 पैसा जो है आपके मनोरंजन शुल्क जो है आपके फिल्म के टिकट पे लग जाएगा। इस तरह कर कर के ही वो 5 रुपया वो इकट्ठा करेगी एक्स्ट्रा। तो अंततः कौन दे रहा है पैसा? ये भ्रम नहीं होना चाहिए किसी के मस्तिष्क में कि पार्टियां जो हैं वो फाइनेंस करती हैं फ्रीबीज को। अंततः अगर ये एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आएगा, अधिक खर्च आएगा, अतिरिक्त आएगा, तो टैक्स को भी उसी अनुपात में बढ़ाना होगा। अरविंद केजरीवाल या मोदी जी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं कुदाल लेके भेजते हैं खेत में, जाओ सोना वहाँ मिलेगा लेके आओ
और फिर जो है फाइनेंस कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा जो इस तरह के फ्रीवी वाली संस्कृति को जो है प्रमोट करते हैं या अपना समर्थन देते हैं। ये इस तरह से दिखाया जाता है कि पार्टी के फंड से जो है दिया जा रहा है। ये घोषणाएं जो होती है वो इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है कि हम आएंगे तो हम ये कर देंगे, जैसे अपने बाप की जेब से ये दे रहे हैं। जेब हमारा और आपका करता है, इस बात पे आप मतलब इसको गांठ बांध के रख लीजिए। आप यह देखिए कि कोई भी पार्टी, जब हम चुनाव के मोड में जाते हैं तो आर्थिक नीति पर तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पार्टी बात भी करती है, जबकि हर चुनाव में बातचीत इन्हीं सब चीज़ों पे होनी चाहिए। स्टेट इलेक्शन की बात कर रहा हूँ कि आपकी आर्थिक नीति क्या है, हेल्थ क्या है राज्य का, उसका आर्थिक स्वास्थ्य कैसा है, कितना आ रहा है पैसा, कितने का डेफिसिट में है, कौन सा डिपार्टमेंट घाटे में चल रहा है। नहीं, लोग मूलतः समस्याओं पे बात करते हैं, और इस तरह की समस्याएं जो मूलतः हर व्यक्ति जानता है कि सड़कें टूटी हुई हैं, सड़कें हैं तो टूटेंगी, गांव में नहीं बनी है सड़कें, पानी का है, भोजन नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी, ये मोटे मोटे बातें हैं। जो रीजन स्पेसिफिक बातें होती हैं वो आपको रीजन स्पेसिफिक रैली में भी सुनने को नहीं मिलेगी। वहाँ पे भी तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम भारत चले जाओ, तुम जो है हिंदुओं ने जो है लिंचिस्तान बना दिया भारत, यही सारी बातें होती हैं। जेएनयू के डिबेट से लेके लोकसभा के चुनाव तक, छोटी रैलियों से लेके महारैली महारैला तक, हर जगह आप टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही सब देखेंगे। कहीं पर भी आर्थिक नीतियों पर चर्चा नहीं होती है कि भगवंत मान की पार्टी ने जो बोल दिया कि हम बिजली फ्री कर देंगे, 1000 रुपया 2000 रुपया महिलाओं को देंगे, पैसा लाओगे कहाँ से? तुम जीतते हो, अगले दिन कटोरा लेके मोदी के पास पहुंच जाते हो कि हमें तो 1 लाख करोड़ रुपया चाहिए। तो ये तुमने सोचा नहीं था चुनाव में जाने से पहले? तो वेबसाइट पे पड़ा हुआ है आपका जो है IR to RR जो है क्या रेशियो है, आप कहाँ पे कितना रेवेन्यू पा रहे हैं, कितना डेफिसिट में जा रहे हैं, आपके राज्य का कौन सा सेक्टर कमाई दे रहा है, कौन सा, सब कुछ इंटरनेट पे उपलब्ध है, सरकारी आंकड़े। तो क्या भगवंत मान ने या अरविंद केजरीवाल तो सुने तो IRS था वो? ये लोग पढ़ते लिखते नहीं है क्या? ये देख कर नहीं जाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या वायदा कर रहे हैं और ये पैसा आएगा कब, पंजाब का की फिनेंशियल हेल्थ कैसी है, इन सब बातों पे ये ध्यान नहीं देते। अब एक बात आती है कि क्या फ्रीबीज या वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनको मतलब चर्चा किस तरह से उन पर होनी चाहिए। हम क्योंकि दोनों ही, अब अगर आप देखेंगे एक डिस्टेंस से देखते हैं तो आपको लगेगा कि नहीं, दोनों में ही कोई तो कमा रहा है ना, उसका पैसा उससे ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है और फ्री में बांटा जा रहा है। तो यहाँ पे बात आती है पॉलिसी की, नीतियों की, और फिर आती है कि आप नीति की जगह कितना PR कर रहे हैं, मतलब एड होर्डिंग्स कितना छपवा रहे हैं। एक प्रश्न आता है कि क्या इतने होर्डिंग्स जो छप रहे हैं या बोलते हैं कि हमने इतनी गरीबी मिटा दी, इतने घरों में पेयजल जो है पहुंचा दिया, इतने जगह पाइप्ड गैस कनेक्शन आने लगा, इतने शहर जो है स्मार्ट सिटी बन जाएंगे, इस तरह की चीज़ें आती हैं, इनके ऐड जो लगते हैं, क्या वो गलत है, अनुचित है? ऐड का काम मूलतः जब आप इलेक्शन के साल में नहीं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जन जागरण होता है, जागृति जागरूकता फैलाने के लिए होता है कि आप बता दीजिए कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के बाहर कि लोक कल्याणकारी योजनाएं क्या क्या हैं, क्या क्या चल रही हैं। अब जैसे गांव का कोई व्यक्ति है या शहर का कोई धनाढ्य व्यक्ति है, उसका जन्मदिन मनाया जा रहा है या किसी कॉरपोरेट वाले का मनाया जा रहा है, उसमें अगर कहा जाए कि हाँ इनके कारण जो है स्टॉक से इतना बढ़ गया, इन्होंने इतना पेड़ लगवा दिया, इस तरह की चीज़ें जो उसकी वैयक्तिक उपलब्धियां हैं, तब तो समझ में आता है कि भाई इसका अपना पैसा लगा, इसका अपना ये लगा है तो ये कह सकता है। अब नेताजी का बर्थडे है या 1 साल पूरे हुए हैं, तो आप इसको अपनी उपलब्धि के तौर पे कैसे दिखा सकते हो जिसमें आपका पैसा नहीं लगा है?
आप नीतियों पे बात कर सकते हैं, लेकिन आपके ऐड का, विज्ञापन का या आपके पोस्टर्स का जो अखबारों में छपता है, उसकी मंशा इस तरह नहीं होनी चाहिए कि आपने कोई एहसान कर दिया हम पे, आपने एक्सप्रेसवे बना दिया। तो आप उन नीतियों पर बात कीजिए कि एक्सप्रेसवे बनने के बाद क्या क्या इनेबल हुए हैं, क्या क्या चीज़ों के आने की संभावनाएं जो है, क्या क्या अवसर आएंगे। आप ये बार बार नहीं कह सकते हैं कि हमने बनवा दिए, हम नहीं थे तो ये सब होता। नहीं नहीं, ऐसे कन्फ्यूजन्स नहीं पालना चाहिए किसी भी सरकार को। तो इसे चेस्ट थंपिंग जो है ये कहते हैं। और क्या कि दिल्ली का फलाना मॉडल है, वो छप रहा है कहाँ? तमिलनाडु के अखबारों में, वो छप रहा है मिजोरम के अखबारों में। क्या मतलब है भाई? आप केजरीवाल मॉडल का आप देख लें कि उसका एक्सपेंस जो है कितने % बढ़ गया है। ये ग्राफ आप अगर देखेंगे कि इन लोगों ने पॉल्यूशन को खत्म करने पे काम नहीं किया है। पॉल्यूशन को खत्म करना चाहिए, ये एडवर्टीजमेंट दे के मतलब 700-800 करोड़ रुपया ऐसे ही ये लोग लगा देते हैं। ये स्थिति है इस देश में। अब वही जो बात मैं नीतियों की बात कर रहा था कि कैसे पॉलिसीज जो होती हैं उनके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि सरकार का काम नीतियां बनाना है। सरकार का काम सुविधाएं देना, और सुविधाओं को इस तरह से देना कि वो ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप व्यक्तियों को, परिवारों को या समूहों को, जैसे निर्धन लोग हैं उनको एक समूह मान, उनको जब आप उन पर जब आप पैसे खर्च करते हैं तो आप उनको सशक्त बनाने के लिए करते हैं कि वो कल को उसके घर के बगल से मान लीजिए सड़क का निर्माण हो रहा है तो वो इस स्थिति में रहे कि अगर उसकी आवश्यकता एक श्रमिक के तौर पे हो या किसी और तौर पे हो तो वो वहाँ तक जा सके। अब आपका जो समूह है जहाँ सड़क जा रही है, मनरेगा के तहत भी आप उसको पैसे देना चाहते हैं, वो है ही नहीं उस स्थिति में, वो फिट ही नहीं है ईंट ढोने के लिए, वो फिट ही नहीं है गड्ढा खोदने के लिए, वो फिट ही नहीं है कि मिट्टी को प्लेन करने के लिए, तो आप कैसे उसे रोजगार दे पाओगे? तो नीतियां जो होती हैं, सरकार का काम नीति निर्धारण का होता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने, आम जनता ने यह कार्य सरकारों को आउटसोर्स कर दिया। आउटसोर्स इसलिए किया है क्योंकि हम वो काम नहीं कर सकते अपने इंडिविजुअल लेवल पे कि हमें सड़क बनानी हो 10 किलोमीटर की तो हमें सारे लोगों को इकट्ठा करना होगा, पैसा जमा करना होगा, फिर जो सुनिश्चित करना होगा कोई पैसा मार न ले, फिर इंजीनियर को लाओ, फिर रोड बनवाओ। इतना समय नहीं है। अगर हम ये करते रहे तो उस 10 किलोमीटर के सड़क को बनवाने में वहाँ के जितने नागरिक हैं जिनको ये सड़क चाहिए उनका 10-15 दिन तो हर आदमी का जो बर्बाद हो जाएगा उसमें। तो हमने इसी काम के लिए क्या किया कि चुनाव का या लोकतंत्र का एक सिस्टम जो है लाया, तो उसमें सरकारों को हमने ये कार्य जो है आउटसोर्स कर दिया। अब बात आती है कि शॉर्ट टर्म फ्रीबीज होती हैं और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती हैं। पॉलिसीज़ का इफेक्ट हमेशा नीतियों का, अगर आपने नीतियां बनाई हैं, और नीति ऐसे केजरीवाल टाइप मत बनाइए, नीति में आपकी सोच होनी चाहिए। केजरीवाल की नीतियां हैं ऑड इवन कर दो भाई, उसका कोई मतलब वैज्ञानिक उसकी बैकिंग नहीं है कि ऑड इवन से कभी कोई फायदा हुआ हो, पॉल्यूशन का लेवल आया हो नीचे। नहीं, किसी ने बोला कर दिया, किसी ने बोला कि आप जो है रेड लाइट पे स्विच ऑफ कर दीजिए अपना वो मोटरसाइकिल, तेल बचता है। अब उस स्विच ऑफ करवाने के लिए तुमने हर रेड लाइट पे 4 वॉलंटियर डाल दिए, और वॉलंटियर जो पेड वॉलंटियर, तो तुमने तेल बचाया कम और पैसे खर्च कर दिए उस वॉलंटियर को देने में और प्रचार तंत्र में ज़्यादा। तो ये मूर्खतापूर्ण नीतियां हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता। ये होता है कि कैसे तुम अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को सरकारी माध्यम से पैसे पहुंचा सको। ये जो दिल्ली में आपको रेड लाइट पे कि स्विच ऑफ कर लीजिए और पॉल्यूशन हो रहा है, ये जो ज्ञान बांटते लड़के लड़कियां होते हैं वो सारे पेड वॉलंटियर्स होते हैं। कोविड के टाइम में तो चालान तक काट रहे थे आम आदमी पार्टी के लोग। इस तरह की भी बातें आई हैं कि वो मास्क नहीं पहने, ये मतलब सिविल वॉलंटियर, और इस तरह की चीज़ें आई थी। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन जो नीतियां होती हैं कि हम एक्सप्रेसवे बनाएंगे,
अब नीति रहेगी कि हम सड़कों का चौड़ीकरण करेंगे। क्यों? वो आवश्यक है ताकि ज़्यादा व्हीकल्स, जैसे जैसे हम प्रगति कर रहे हैं तो हमारे पास अधिक व्हीकल्स आ रहे हैं, हमारा कंजम्पशन बढ़ता है। उपभोग जब बढ़ेगा तो उसके लिए वस्तुओं को लाने ले जाने के लिए हमें 1 लेन से 2 लेन करना होगा, 2 से 4 करना होगा। तो वो नीति के अंतर्गत आता है, पॉलिसीज बनाई जाती है, सरकारें बनाती हैं ताकि आवागमन जो है चीज़ों का जल्दी हो सके और प्राइस जो है नीचे आए। और प्राइस नीचे ना भी आए, आने वाले समय में कम से कम वो जाम ना लगे जो हर वक्त लगा रहता है और बहुत ज़्यादा, उससे इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है अल्टीमेटली, और आपका अननेसेसरली तेल जो है बर्बाद होता रहता है, जाम में फंसे रहे, धीरे धीरे चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को जोड़ा घटाया जाता है, तब जाके एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है कि इससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं, हमने क्या पहले कहीं किया है इस तरह का। ये सारी स्टडीज आती हैं और उसके बाद इस तरह की योजनाएं आती हैं जिसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसी में आप देख लीजिए, जैसे 2-4 उदाहरण देना चाहूँगा यूपीआई का। हम मतलब 2 से 3 साल में यूपीआई इतनी क्रांतिकारी मतलब नीति है कि मैं अपने शहर में, बेगूसराय में या मैं अपने गांव में यह देखकर अचंभित होता हूँ कि कल मैं पूरे दिन शॉपिंग करने गया, घर के सामान लाने थे तो कुछ चीज़ें बेगूसराय से लानी थी, लाया। फिर शाम में सब्जी लेने गया तो वॉलेट लेके नहीं गया था, आदत पड़ गई है। अब वॉलेट लेते नहीं गया तो वहाँ पे यूँ तो जान पहचान का उधार भी दे देगा, वो घर पे भी पहुँचा देगा। लेकिन मैंने उससे ऐसे पूछा कि वो QR कोड है क्या, तो बोला हाँ है, दे दो इससे। मैंने पे कर दिया। पूरे दिन 20-25 हज़ार की मान लीजिए ख़रीदारी की, एक बार वॉलेट नहीं निकालना पड़ा। कंप्यूटर ठीक करवाया, बाकी सामान खरीदे, घर का कपड़ा खरीदा, ये वो, एक पैसा नहीं निकालना पड़ा। इससे बहुत सारी चीज़ें, मतलब हमें और आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जैसे कि हार्वर्ड से पढ़े हुए चिदम्बरम को समझ में नहीं आया था जब डिजिटल इंडिया की बात हो रही थी, जब मोबाइल से जो है ट्रांसफ़र की बातें हो रही थी, तो चिदम्बरम ने मॉक किया था मोदी जी को कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि गांव के एक आदमी के पास मोबाइल होगा, कनेक्शन होगा, फ़ोन चार्ज होगा, उसको ये समझ में आएगा कि पैसा कैसे आता है जाता है और वो रखेगा, और पूरा संसद जो कांग्रेस पार्टी निकम्मों की पार्टी है हंस रही थी सब। और अभी अरे चार्ज नहीं हो रहा है फ़ोन या लोगों के हाथ में फ़ोन है, शर्म कर लो। तुम्हारी सरकार 10 साल से थी, तुमने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। मुझे याद है कि इसी गांव में फ़ोन चार्ज करवाने के लिए 5 रुपया लगता था। 5 रुपया देते थे तो फ़ोन चार्ज होता था। ये भी समय हमने देखा है कांग्रेस के टाइम में। तो तुमने बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ इंप्रूव कर दिया। हर में राजीव गांधी लहसुन योजना, राजीव गांधी फलाना योजना, नाम खाली लगाते रहो, काम कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, मोदी की ये नीति थी, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट था कि नहीं बिजली तो चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, बिजली इंटरनेट, ये 2 चीज़ और आज के समय में मूलभूत आवश्यकताएं बन गई हैं। ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क बिछाना, ये सारी लॉन्ग टर्म नीतियां हैं, ये इन्वेस्टमेंट है। ये गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना 5 साल पहले मान लीजिए कि बिछ गया, नीति आ गई, अभी तक यूज में नहीं आ रहा है। घर में ब्रॉडबैंड नहीं है, गांव में हमारे घरों में ब्रॉडबैंड नहीं है। लेकिन 2 साल बाद जब ब्रॉडबैंड आम हो जाएगा, जब मॉडेम लगने लगेंगे, तो उस वक्त फिर खोद के बिछाना नहीं पड़ेगा। वो फ्यूचर प्रूफ टेक्नोलॉजी है। 5G आ जाए, 6G आ जाए, वो रहेगा। ब्रॉडबैंड जो है उसका स्पीड बढ़ता जाएगा और उसका लाभ गांव-गांव में पहुंचेगा। इंटरनेट यूज़ करेंगे लोग, फ़ोन चार्ज रहेगा। चीप हो गया है डेटा इतना कि अब गांव का ठेला पर जो है सब्जी वाला QR कोड लेके चलता है। इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ लीजिए, वाटर है, सैनिटेशन है, पाइप ड्रिंकिंग वाटर, ये सारा चीज़, हर एक चीज़ ग्रामीण स्तर पर फैल रही, ये सब लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं। लेकिन लोन वेवर कि आपने जो है लोन माफ़ कर दो भाई, इसमें भी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। लोन राइट ऑफ अलग चीज़ होती है,
क्योंकि उसको आप रिप्लेनिश नहीं करोगे, कैपिटलाइजेशन बैंकों का नहीं होगा। और वो सारे लोन आपने दिए हैं यूपीए के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में, वही मॉक कर रहा है मोदी जी को आज, तो वो एक अलग चर्चा है। तो फ्री कुकर देना, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, ये लॉन्ग टर्म नहीं, ये शॉर्ट टर्म फ्रीबीज हैं जो आपको इंश्योर करता है कि तुम इस साल चुनाव जीत जाओ, 5 साल राज करो, और फिर उस 5 साल में रोते रहो कि मोदी जी हमें पैसे दीजिए, हमें ग्रांट इन एड्स चाहिए, तब हम दिल्ली को चला पाएंगे जी। आपके पास कुछ पैसा बचेगा ही नहीं कि आप हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर पे या एजुकेशन पे खर्च कर सकें। नीतियों के साथ एक और अच्छी बात ये होती है कि आप पुराने सरकारों की नीतियां देखते हैं या अन्य जगहों की नीतियां देखते हैं और उससे सीख लेकर, या अपनी ही नीति आपने कुछ बनाई है, 1 साल का रिजल्ट देखा, 2 साल का देखा, उसको मॉडिफाई करते रहते हैं कि इसकी आवश्यकता कितनी है, क्या हम अब इस सेक्टर पे कम ध्यान दें, यहाँ से पैसे निकाल के कहीं और लगाएं। तो नीतियों को, पॉलिसीज़ को इसी तरह से मॉडिफाई करते रहना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल में वैक्सीनेशन का देना हो कि कैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब भारत में, या पोलियो को ले लीजिए कि इरेडिकेट हो गया, ये सारी चीज़ें देखें। उससे क्या होता है कि आपका ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक अच्छी स्थिति में आता है, लोग स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। अब केजरीवाल मॉडल पे एक चर्चा करना आवश्यक हो जाता है कि एक व्यक्ति जो 200 पन्नों का शीला दीक्षित के खिलाफ मेरे पास सबूत है ये लहराते हुए आता है और उस ज्वार पर चढ़ता है जिसमें लिखा था कि करप्शन हो गया देश में, सब चोर हैं, सब चूहार हैं, इस तरह की बातें होती हैं। ये करते करते आप आगे बढ़ते हैं, लोगों को लगता है होप है और वो आपको चुन लेते हैं। हर जगह आप पब्लिसिटी डालते हैं कि हम बेस्ट हैं, हमारा जो है उप मुख्यमंत्री मोस्ट हैंडसम है, हमारा जो है सत्येंद्र जैन सबसे ज़्यादा ईमानदार है, हमारा ये जो हम बेस्ट, सब चीज़ इनका बेस्ट ही है, ये कहता ही नहीं है। पीआर का इनका बजट और मीडिया का मैनेजमेंट, इसको एकदम वो कहते हैं कि तुम मेरी खुजलाओ, हम तुम्हारा खुजलाते रहेंगे। इसमें आप जितना ऐड देंगे इन लोगों को तो उसी तरह की पॉजिटिव कवरेज आपके बारे में करेंगे। तो केजरीवाल को लेकर आप यही देखेंगे कि हर जगह पर इतना अधिक पैसा इसने खर्चा किया हुआ है अपने पीआर में कि इसके खिलाफ मीडिया जो है इसके विरोध में कभी नकारात्मक तरीके से आप नहीं देखेंगे कि लिखता है। और अगर मीडिया ने लिख भी दिया तो केजरीवाल हैं या सिसोदिया, ये सब पत्रकारों को दल्ले दलाल ये सब कह के खुल के सामने आ, इस तरह की मतलब चिरकुटाई पे ये लोग उतर जाते हैं। तो ये सब केजरीवाल का मॉडल है कि कैसे ये चुन के आता है। ये जिस एजुकेशन पॉलिसी की बात करता है वो लगता है भारत में वन ऑफ द वर्स्ट में आता है। एक भी नया स्कूल नहीं खुला, कोई नया कॉलेज नहीं खुला है। 10वीं 12वीं का पासिंग परसेंटेज नीचे होते होते अब टॉप 10 से 10th में ये बाहर हो गए देश में। 9th और 11th में स्कूल का ड्रॉप आउट का रेशियो इनका देख लीजिए, केजरीवाल का बहुत ख़राब हो गया। शीला दीक्षित ने जिन सरकारी विद्यालयों को एक अलग स्तर पे प्राइवेट स्कूल की तरह एस्पिरेशनल बनाया था कि जो गरीब तबके के लोग हैं वो लोग आएँ और अपने बच्चों को वहाँ पे भेजें, अब ये लोग 9th में जो है, जो बच्चे साइंस में कमज़ोर होते हैं उनको फेल करवाते हैं और जानबूझ के फेल करवाते हैं कि वो 10th में पासिंग परसेंटेज जो अच्छा हो जाए, और उसके बाद भी पासिंग परसेंटेज इनका गिरता ही जा रहा है हर साल। टीचर की आवश्यकता 32,000 है, टीचर इन्होंने मात्र 16,000 रखे हुए हैं। प्रिंसिपल्स 80% स्कूलों में टेम्पररी हैं या नहीं हैं। सैकड़ों करोड़ ये लोग ऐड में लगाते हैं, ग्राउंड पे काम जो है घंटा कुछ नहीं हो रहा है। 7-8 स्कूल है जिसको इन्होंने खूब अच्छे से चमका के रखा है, उसी की फ़ोटो ये बार बार लगा के और सिसोदिया को फिनलैंड भेज के फलाना, खाली मीडिया मैनेजमेंट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि उसका अगर कोई इम्पैक्ट होता वस्तुतः तो 10th और 12th के रिजल्ट में दिख जाता और सरकारी स्कूलों में प्रवेश दर में वृद्धि होती। वृद्धि नहीं हो रही है, शीला दीक्षित के समय में हो रही थी, केजरीवाल के आने के बाद एडमिशन्स में लगातार कमी आ रही है और उसका लाभ प्राइवेट स्कूल्स उठा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन में इंटेक में अब बढ़ोतरी हो रही है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो लोग कहते हैं कि नहीं
क्या हम फ्री में एजुकेशन ना दें, क्या हम फ्री में शिक्षा ना दें। फ्री में एजुकेशन शिक्षा लगभग हर स्टेट में है, केंद्र के भी स्तर पे, स्टेट के भी स्तर पे है। बात आती है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो ना दिल्ली वाले सुधार रहे हैं ना बिहार वाले सुधार रहे हैं। हर जगह क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सरकारी विद्यालयों में वो जो है प्रश्न चिन्ह के दायरे में आता है, उससे मैं सहमत हूँ। लेकिन केजरीवाल ने कुछ ऐसा गजब का कर दिया हो, ये विशुद्ध झूठ आता है। बेस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की ये लोग बात करते हैं। केंद्र सरकार के कई सरकारी यहाँ पे अस्पताल हैं, चिकित्सालय हैं। ये आप तस्वीर देखें सिसोदिया जी और उनकी वाइफ का है। पिछले 5 साल में इन्होंने कितने लाख खर्च करवाए हैं। 2-2 लाख रुपया एक एक ट्रिप में जाते हैं और ये खर्चा होता है। क्या ये लोग 30,000 की पॉलिसी आती है, बीमा नहीं करवा सकते अपना? सरकारी खर्चे पे, मतलब ये मेरी समझ से बाहर है कि क्या इतना पढ़ा लिखा आदमी जो ब्रह्मांड का बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर जिसको बोल रहा है, उसको इतनी समझ नहीं है कि तुम बीमा करवा लो अपनी बीवी का अगर इतना बीमार रहती है तो। ये बार बार इतना पैसा क्यों दे रहा है? केजरीवाल खांसते खांसते वो चला जाता है बेंगलोर ठीक करवाने के लिए। इससे पूछा गया सिसोदिया से कि अगर सरकारी स्कूल इतने अच्छे हैं तो आपके बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं? तो इस लीचर ने इस तरह का जवाब दिया कि क्या वही एक पैमाना है? हाँ, ये एक पैमाना है। अगर तुम्हारे सरकारी स्कूल इतने अच्छे हैं, तुम सारे विधायकों को और आम आदमी के जितने फंक्शनरी है सबको बोलो सरकारी स्कूल में। ये तो एकमात्र पैमाना होना चाहिए कि आप बीमार पड़ो तो सरकारी हॉस्पिटल में जाके करवाओ। ये तो पूरे भारत में अप्लाई होना चाहिए कि जितने आईएएस हैं, जो कलेक्टर हैं, जो पुलिस के हैं, जो भी स्टेट से संबद्ध लोग हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं और सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाएं। ये तो सुनिश्चित करना चाहिए सरकार को। अपने आप इस देश के शिक्षा का, स्वास्थ्य का स्तर जो है फ्री में जो ये लोग बांट रहे हैं, वो अपने आप स्वतः साल भर में उठ जाएगा। साल भर में सारे टीचर पढ़ के आने लगेंगे, सारे टीचर समय से आने लगेंगे, सारे टीचर पढ़ाई करवाने लगेंगे और उसमें सुधार जो है आ जाएगा। दिल्ली बजट के सरप्लस होने की फेकरी पे मैं चाहूँगा कि आप फुल स्क्रीन पे ये सारे ट्वीट जो है, ये सारे ट्वीट्स आप पढ़ें ताकि आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम बजट सरप्लस स्टेट हैं, हमारा बजट तो ब्रह्मांड का सबसे अच्छा बजट है। ये सब आप समझ सकें। इतना सब्सिडी और इतना फ्री भी इन्होंने बांटा है कि 10,000 करोड़ का इनका रेवेन्यू हुआ करता था 2011 में, दिल्ली का जब शीला दीक्षित थी। और अब जो रेवेन्यू सरप्लस, माफ़ कीजिएगा, और अब वो घटते घटते 2021-22 में मात्र 1,000 करोड़ का हो गया। 88% डिक्लाइन आया इनके रेवेन्यू सरप्लस होने में। मतलब जितना इनको आमदनी, मतलब करों से और ये सब आता था, 10,000 करोड़ था 2011-12 में शीला दीक्षित के समय में, अब घट के 1,000 करोड़ हो गया। इसी पीरियड में सेंटर से ये जो पैसे लेते थे, ग्रांट इन एड्स बोला जाता है उसको, उसमें 122% का उसकी बढ़ोतरी हमने देखी है। और अगर इसको, सेंटर वाले पैसे को अगर हम हटा दिया जाए तो ये जो स्टेट का सरप्लस ये लोग बता रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा और 2,000 करोड़ के डेफिसिट में, ये घाटे में चला जाएगा दिल्ली। ये है इनका मॉडल केजरीवाल का। और 2022-23 के अगर बजटरी प्रोजेक्शंस की हम बात करें तो इनका सरप्लस और भी घट कर के 3,000 करोड़ होने वाला, मतलब 3,000 करोड़ के घाटे में चला जाएगा, जिसको ये लोग दिल्ली बजट सरप्लस करके भुनाते रहते हैं। इनकी जितनी भी इस तरह की पॉलिसीज़ रही हैं, फिस्कली इररिस्पॉन्सिबल पॉलिसीज़, इन्होंने लगातार, मतलब 39% इंक्रीज इस तरह की पॉलिसीज़ में हुई हैं, जिसके कारण इन्होंने जो पैसे लिए हैं सेंटर से वो 4,700 करोड़ रुपया हो गया, वो बढ़ के। और आप देखेंगे कि ये पैसे उधर से लेते हैं और खर्चा कहाँ जा रहा है, तो एक एक साल में मतलब सैकड़ों करोड़ों का ऐड, ये तो हमने बता ही दिया है। मतलब कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे कि सब्सिडीज़ पे इनका एक्सपेंडिचर है 92% बढ़ा है 2015 से 20 में,
और लेजिस्लेटर्स मतलब विधायक जो है और मंत्रियों के सैलरी जो है 66% से 100% उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। एनुअल बजट फॉर मीडिया स्पेंडिंग मतलब मीडिया में कितना पैसा खर्चा करना है वो 44 गुना बढ़ा है, 44 टाइम्स। इमेजिन कीजिए, इनका जितना बजट है उतना सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बजट नहीं होता है एड एक्सपेंडिचर का, जिस हिसाब से ये लोग कर रहे हैं। तो ये तो एक मतलब सत्य है इन लोगों का, केजरीवाल जी का, कि ये जिस मॉडल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो अंततः हमारे आपके पैसों से चल रहा है और हमसे पैसे लेके हम ही को मतलब फ्रीबीज बांटने के नाम पे कहते हैं। और लगता है जैसे कि आम आदमी पार्टी जो है अपने पार्टी के फंड से ये लोग हमेशा इमोशनल ये बुलशिटरी करते रहते हैं। इनका है ये कि हमें देश को नंबर 1 बनाना है जी। आप नहीं चाहते हैं कि मतलब करप्शन फ्री सरकार हो जाए, आप नहीं चाहते हैं कि आपको साफ पानी पीने का, इसका आंसर नो में कौन देगा? ऑब्वियसली इन सब का आंसर यस है। और इस तरह के फर्जी बाड़े के साथ मतलब ऐसी बेहूदगी और ऐसी निर्लज्जता के साथ ये आदमी टीवी पे आके हर दिन इस तरह की इमोशनल अपील करता है कि ऐसे देश आगे बढ़ेगा जी। अबे तुम एक ग्लोरीफाइड म्यूनिसिपैलिटी के मेयर से बड़ी हैसियत नहीं रखते और तुम देश को नंबर 1 बनाने के चाहते। तुम्हारा एक मंत्री जो है पैसा मार मार के सोने की ईंटें उसके घर से निकल रही थे और सैकड़ों करोड़ निकले हैं और वो अब ये बहाना मार रहा है कि मैं तो भूल गया जी। तुमने 1000 बसें खरीदी हैं, उस पर भी सीबीआई इंक्वायरी जो है प्रिलिमिनरी खत्म हो चुकी है कि मतलब 42 लाख की बस है और 10 साल का मेंटेनेंस आप देखें पागल हो जाएंगे आप। 62 लाख का मेंटेनेंस में ये पैसा देने के लिए तैयार है। ये सारा अभी मतलब जांच हो रहा है और ये सब आगे आने वाला है। अब एक बात आती है कि एक होता है उधार सरकारों के ऊपर, एक होता है रेवेन्यू मतलब करों से कितना पैसा आ रहा है, और एक होता है डेफिसिट घाटा कितना है। उधार सरकारें लेती है, हर सरकार लेती है, केंद्र भी लेती है, बाजार से पैसे उठाए जाते हैं। उधार लेना एक अच्छी व्यवस्था है अगर उससे आप एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं। जैसे मैं पढ़ते वक्त अगर स्टूडेंट लोन मैंने लिया है तो मैंने मान लीजिए 4 लाख का लोन लिया, वो बाद में जो है 8 लाख हो गया, नहीं दे पाया किसी कारण से, तो हम क्या करते हैं? हम 8 लाख को बाद में पे करेंगे। वो लोन हम क्यों ले रहे हैं? हम अपने एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि हम उतना पैसा कमा के हम बैंकों को लौटा सकें। हम कोई एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, सरकार के पास पैसा नहीं है या पैसा है भी तो बोलते हैं कि हम दूसरी जगह पे खर्च करेंगे, ये तो हम मार्केट से पैसे ले सकते हैं। तो आप जो है मार्केट से पैसे उठाते हैं और उनको बोल देते हैं कि आप टोल लगा के और अपना पैसा जो है वसूल लो कुछ समय में। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं कि आप एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं डेट लेके, उधार लेके। अब फिर एक बात आती है कि आपका रेवेन्यू बनाम एक्सपेंडिचर, इसमें एक बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। कितना पैसा कमा रहे हैं आप, कितना खर्च कर रहे हैं। डेफिसिट 1-2% तक रहता है, वो सही होता है इकोनॉमी के लिए, ठीक है, ना रहे तो बेटर है, बट 1 से 2% एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर माना जाता है अगर आपकी पॉलिसीज उस तरह की हैं जिसको जिम्मेदार या सही पॉलिसी बताई जा सके। अब आप देखिए कि पंजाब का एक उदाहरण लेते हैं कि कितना खर्च है और इनका रेवेन्यू कितना आता है। पंजाब का अगले साल का प्रोजेक्शन है कि 70% इनका रेवेन्यू जो आएगा वो चला जाएगा आपको सैलरी में। जो डेट इनके सरकार पे अलग अलग कंपनियों का, मतलब सरकारी ही कंपनियां हैं, उन्होंने अगर कुछ उधार दिया हुआ तो इसी को चुकता करने में 70% चला जाएगा। बाकी 30% जो बचता है वो फिर सब्सिडी और ये सब में जाएगा। तो पंजाब कैसे, आप बताइए मुझे कि कैसे वो रोड पे खर्चा करेगा, कैसे मतलब एजुकेशन पे खर्चा करेगा, कैसे हेल्थ पे खर्चा करेगा, कैसे ड्रग एडिक्शन छुड़ाने पे खर्चा करेगा। यूपी का एक एग्जाम्पल है इसी में, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू वाले में, कि कैसे
गुड गवर्नेंस दे के लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के साथ आप जो है बाहर से लोगों को बुलाते हैं कि वेल्थ क्रिएट करो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में, आप जैसे एक्सप्रेसवे बनाने की पॉलिसीज आती हैं, आप अपने सरकार का पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बड़े खर्चे होते हैं उसमें लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं कि आने वाले समय में उद्योग धंधे लग सके, नए एयरपोर्ट बनेंगे, एक्सप्रेसवे के आसपास जो है एक इकॉनमी जो है वो बूम करेगी और आपने फ्यूचर के लिए जो है रेवेन्यू का एक नया जरिया जो है खड़ा कर दिया। तो उसके कारण जब आपके पास अधिक पैसे आएंगे तब आप फिर उस सब्सिडीज पे, लोक कल्याणकारी योजनाओं पे चला सकते हैं। तमिलनाडु का मैंने बताया कि पावर बिल इनका 20,000 करोड़ का है, रेवेन्यू डेफिसिट इनका 2% है, जो बहुत बड़ी बात है। और इनका IP to RR रेशियो जो है, जो कि होता है कि आपने जो है कितना पैसा उधार चुकाने में, मतलब कितना आया और कितना आपने उधार चुकाने में, वो 21% है, जो बहुत बड़ा, मतलब 7-8% को ठीक माना जाता है, 10 से ऊपर जो है वो खराब माना जाता है। इनका 21% है। पंजाब का भी लगभग उसी तरह 18-19% में IP to RR रेशियो आता है। PR हो या मीडिया मैनेजमेंट हो, इससे आप चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन जब आप जाएंगे 5 साल गवर्न करके तो आप बहुत ही ख़राब स्थिति में उस राज्य को छोड़कर जाएंगे और आपके पास कोई चेहरा नहीं होगा छुपाने के लिए या ये बताने के लिए कि आप आगे ये जो वायदे कर रहे हैं वो कहाँ से देंगे। इस पर कोई प्रश्न पूछेगा कि केजरीवाल कैसे मतलब जीत रहा है बार बार इलेक्शन। केजरीवाल उस स्टेट का, हाफ स्टेट का चीफ मिनिस्टर है जहां अधिकतर काम केंद्र सरकार करती है। तो लोगों में ये एबिलिटी, मतलब मैं आम जनता की कर रहा हूं कि उनमें ये डिसर्निंग एबिलिटी नहीं होती है कि ये सड़क किसने बनाया है, ये नाला किसने बनवाया है, ये MCD ने बनवाया है कि दिल्ली विधानसभा के लोगों का है या सेंटर के सांसदों का, या केंद्रीय फंड से आ रहा है क्योंकि कैपिटल सिटी है, तो उसका लाभ मिलता है। फिर भी आप देखेंगे विधायकों की संख्या में जो है इनकी कटौती ही हुई है। एक फिस्कली जो स्ट्रेन्ड स्टेट है, जो वित्तीय घाटे में चल रहा है, वैसे स्टेट के लोग जब चुनाव में जाते हैं तो उनको उन लोगों को वोट नहीं करना चाहिए जो फ्रीबी ऑफर करते हैं, बल्कि उनके पास यह प्रश्न होना चाहिए कि भाई कैसे दोगे तुम, ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हो, कहाँ से दोगे, अपने जेब से दोगे या तुम हमारे ऊपर ही टैक्स लगाओगे, हमारे यहाँ तुम स्कूलों की संख्या नहीं बढ़ाओगे, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं करोगे, तुम्हारी बीवी जो है कहीं और इलाज करवा रही है, तुम कहीं और इलाज करवा रहे हो, तो तुम ये पैसा कहाँ से लाओगे जो ये फ्रीबी देने की बात कर रहे हैं। अब समापन की तरफ अगर बढ़ें तो इकोनॉमिक्स है या आर्थिक नीतियां हैं, उसकी समझ जो है सामान्य नागरिकों को नहीं होती और हर पार्टी उसका लाभ उठाती है उनके इस इग्नोरेंस का। अब जैसे सिंपल एक एग्जांपल मैं लूँगा कि लोन वेवर क्या होता है, लोन राइट ऑफ क्या होता है। वेवर हो गया कि किसी ने, कांग्रेस ने एक बार किया था, UPA ने, कि किसानों ने जितना ऋण लिया हुआ था उसको माफ़ कर दिया था और संभवतः 60,000 करोड़ उसका एक्सपेंस आया था। ये मैं 2004 से 9 वाले पीरियड की बात कर रहा हूँ, उसमें हुआ था। तो और राइट ऑफ जो होता है कि 20,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ का लोन जो है राइट ऑफ किया गया, वो राइट ऑफ जो होता है वेवर नहीं होता। वेवर होता तो वही बोलते हैं कि भाई माफ़ कर दिया, लोन माफ़ी। राइट ऑफ नया टर्म क्यों लाया गया, ये इसका क्या मतलब होता है, और ये कॉमन आदमी को पता नहीं होता है। तो बोल देंगे राहुल गांधी कि देखो अपने मित्रों का जो है लोन जो है राइट ऑफ कर दिया, माफ़ कर दिया, वो यही लिखेगा, क्योंकि उसको पता है कि आम आदमी को पता नहीं होगा कि राइट ऑफ क्या होता है। राइट ऑफ क्या होता है कि आपने उस, मतलब बैंक में अगर किसी ने किया उसको रिकैपिटलाइज करते हैं कि उसको RBI या तो क्या करेगी, जो ख़राब तरह से परफॉर्म कर रहे हैं बैंक उनको एक साथ कर दिया, या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं NPAs आपने कितने क्रिएट कर दिए, इस तरह की चीज़ें। इन सब को देखते हुए सरकार चाहती है कि बैंक जीवित रहे। बैंकों का जीवित रहना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि हमारी आस्था का प्रश्न है कि अगर बैंकों से लोगों का विश्वास जो है टूट जाएगा
तो बैंक में पैसा लोग लगाना बंद कर देंगे। बैंक पैसे रखती नहीं है, बैंक पैसे फिर किसी को देगी जो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं क्रिएट हो रहा होगा, तो वो पैसा घूमता रहता है और उसी किसी बड़े उद्योगपति को मान लीजिए कि 10,000 करोड़ किसी ने दिया, भाग जाते हैं। अब जैसे यूपीए के ही टाइम में ये जो बोल रहे हैं ना कि लोन जो है माफ़ी कर दिए और राइट ऑफ को इस तरह से बता रहे हैं, ये सारे लोन जो है यूपीए के टाइम के हैं। उन लोगों को सही करने के लिए उन बैंकों को जो फ़ोन करके बोलते थे हाँ इसको 10,000 करोड़ दे दो तुम, और बैंक का एमडी जो है वो देता था प्रेशर में, और वो लेके नीरव मोदी हो या माल्या हो ये सब भाग जाता था। अभी क्या कर सकते हैं कि अगर उस बैंक के पास पैसों की कमी हो जाएगी तो सरकार आरबीआई के माध्यम से वैसे 4-5 बैंकों को या तो बेल आउट करती है कि हाँ इतना पैकेज दे दिया जो बाद में तुम कमा के वापस करना सरकार को, अभी हम तुमको दे रहे हैं। इससे क्या होता है कि हमें इतना क्राइसिस आया ना भाई, पंजाब नेशनल बैंक का क्राइसिस आपने सुना होगा, एक्सिस बैंक का सुना होगा, सब का किसी का पैसा डूबा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में चल रहा था, नहीं डूबता पैसा। क्यों नहीं डूबता? क्योंकि भले ही सरकार का इसमें कोई काम नहीं है, प्राइवेट बैंक को बचाने का इस तरह का सरकार तो है ही नहीं उसमें कहीं, फिर भी ये लोगों की आस्था का प्रश्न होता है कि हम बैंक को डूबने ना दें। हम उसमें पैसे सरकार देती है, सरकार पैसे इसलिए देती है कि वो बैंक चलायमान रहे और वो बिजनेस अपना करे, कुछ ख़राब पॉलिसीज है बैंक की उसको ठीक करे और पैसे वापस करे। तो राइट ऑफ ये होता है कि उसको रिकैपिटलाइज कर दिया, उसमें पैसे दिए गए, लोगों का विश्वास बना रहे, उनके पैसे ना डूब जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करेंगे तो बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा और उसके साथ ही इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कोलैप्स करेगा और उसके रेमिफिकेशन जो होते हैं उसका प्रभाव बहुत ही अधिक व्यापक होता है। अब एक बात होती है टारगेटेड सब्सिडी, जो हम वही फ्रीबी की बात कर रहे थे। तो अगर आप टारगेटेड सब्सिडीज़ दे रहे हैं वो अच्छी बात है, क्योंकि आप किसी को निर्धनता से बाहर लाना चाह रहे हैं, आप किसी के घर में टॉयलेट देना चाह रहे हैं, आप किसी को शुद्ध पानी पेयजल प्रदान करना चाह रहे हैं, आप किसी को जो है वृद्धावस्था में उसके मेडिसिन का इंतज़ाम कर दे रहे हैं कि चलो 1,000 रुपया ही पेंशन दे रहे हैं तो उसके इस तरह की चीज़ों का हो सके, तो टारगेटेड सब्सिडी अच्छा है। लेकिन बिना काम का जिसका कोई निरुद्देश्य है कि उसका पता ही नहीं है कि इस पैसे का होगा क्या, तो ये जो फ्रीबी वाली बात है ये हर रैली से प्रतिबंधित हो जानी चाहिए। कहीं पे भी इस बात पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए और बात यह होनी चाहिए कि आप आर्थिक नीतियों पर चर्चा करें, बाकी नीतियों पर चर्चा करें कि स्टेट की स्थिति ये है, आप चुनाव में जा रहे हो, आप वायदा कर रहे हो कि हमें सरकार बनाओ तो हम किस तरह सुधारेंगे। टेलीवाइज डिबेट्स होने चाहिए जितने भी नेता हो, और मॉडरेटर जो है पॉलिसी लेवल पे बात करें, ये ना करें कि रोड नहीं बना हुआ है और जो है गरीबी बढ़ गई, ये सब रैंडम बातें जो हर जगह हर काल में रहेगा कि रोड नहीं बना हुआ है, हर काल में रहेगा गरीबी बहुत है, हर काल में रहेगा रोजगार नहीं। आप पिन पॉइंटेड बताओ कि ये पॉलिसी हम लाएंगे, आर्थिक स्थिति ये है, हम पैसे कैसे जनरेट करेंगे, हम लोगों को रोजगार कैसे देंगे, इन बातों पर चर्चा होनी चाहिए। और 1-to-1 और पैनल डिस्कशंस ये सारे पार्टी के जितने रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके साथ होना चाहिए, और आम जनता के सामने टाउन हॉल डिबेट्स इस टाइप के होने चाहिए। हमें ग्रोथ सेंट्रिक पॉलिसी चाहिए कि हम विकासोन्मुख नीतियां बनाएं, कि हम अभी जो कर रहे हैं उसका हमें 5 साल बाद 10 साल बाद तक लगातार लाभ मिलता रहे, न कि टैक्स पेयर के पैसे जो है फ्री इलेक्ट्रिसिटी उसको दे रहे हैं जो 600 यूनिट का यूज कर रहा है, लेकिन सोच रहा है कि नहीं 200-200 यूनिट पे तो हम 3 मीटर लगवा लेते हैं, और वो जो है 3 मीटर लगवा के जो अफोर्ड कर सकता है वो भी जो है फ्री में लिए जा रहा है। कॉरपोरेट्स और वेल्थ क्रिएटर्स को इस तरह से डिमोनाइज नहीं करना चाहिए कि मोदी के यार हैं, उनको एयरपोर्ट बेच दिया, उनको देखिए आप जो है बंदरगाह जो है बांट दिए, वहाँ तो ये पकड़ा जा रहा है, वहाँ से तो ये आ रहे हैं, उल्टी सीधी बातें करके इन लोगों को आप इतना निराश मत कर दीजिए कि फ्रस्ट्रेट होकर आदमी बिजनेस छोड़ के अफ्रीका में बिजनेस लगाने चला जाए। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और
अंत में हमें इस बात पर केंद्रित होना चाहिए कि हमें एसेट्स क्रिएट करने, हमें भविष्य के लिए स्वयं को तैयार करना है, ना कि हम राज्यों को एक बर्डनड यूनिट इकाइयाँ बना दे कि यहाँ पे भी दिक्कत है, इसको 1 लाख करोड़ दीजिए, इसको 2000 करोड़ दीजिए, उनको जी 20,000 करोड़ की। केंद्र क्या पैसा छापता है? हमें हर स्टेट को अपने स्तर से वहाँ जो भी संसाधन है उससे वो काम करें, और बाकी सेंटर जो है वो तो सब्सिडीज जो उनकी नीतियाँ होती हैं उस हिसाब से देती ही रहेंगी। तभी जाकर हमारा राष्ट्र जो है सही मायनों में प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा और उसकी दर जो है वो अधिक होगी। अभी प्रगति करना, विकास करना एक प्राकृतिक नियम है, वो तो आप हमेशा आगे बढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि हम जो भी हमारी डाइवर्सिटी कई मायनों में हमारे लिए सहायक सिद्ध होती है। लेकिन फिर भी उस रेट को एक्सेलरेट करने के लिए कि हम सबसे तीव्रता से आगे बढ़ने वाली इकॉनमी बने, अर्थव्यवस्था बने, तो हमें इस तरह के पॉलिसी लेवल के प्रश्न जो है लोगों से पूछने चाहिए जब आप संवाद करते हैं रैलियों में इस तरह पे। और सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय अच्छा है कि उन्होंने इसको एक पब्लिक डिबेट बनाने के लिए, मतलब एक चर्चा का विषय बनाया और इस पर एक समिति बनाने का निर्णय लिया है और इस पर वृहद चर्चा हो सके। आपको यह वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। मैं देख रहा हूँ कि लगभग 48% जो है अनसब्सक्राइब यूजर्स हैं। हमारे जितना सहयोग कर सकते हैं अवश्य करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।